यदि सप्लायर डिस्काउंट देता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किस प्रकार कैलकुलेट करनी है और क्या रेसिपिएंट को उस डिस्काउंट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन को इशू किया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 105/24/2019 जीएसटी इशू किया गया है ऑन 28 जून 2019, जिसमें कि सीबीआईसी ने ये बताया है कि यदि सेल के बाद डिस्काउंट दिए जाते हैं जिन्हें कि सेकेंडरी या फिर पोस्ट सेल डिस्काउंट कहा जाता है तो उनका ट्रीटमेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार करना है। इससे पहले सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 92/11/2019 जीएसटी इशू किया था, जिसमें कि बताया था कि यदि सेल प्रमोशन स्कीम्स चलाई जाती हैं तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार होगा। इस सर्कुलर के इशू हो जाने के बाद ट्रेड और इंडस्ट्री से बहुत से इशू अराइज हुए और क्लैरिफिकेशन की मांग की गई कि यदि सेकेंडरी डिस्काउंट या फिर पोस्ट सेल डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार होना चाहिए। इसलिए अब सीबीआईसी ने सेक्शन 168 के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये सर्कुलर इशू किया है ताकि जीएसटी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म हो सके ऑल ओवर द कंट्री। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है, इसके लिए जीएसटी एक्ट में सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लोज बी दिया गया है। इसलिए मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है डीलर को, उसका नेचर क्या होगा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में देखा जाएगा कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सप्लायर ऑफ गुड्स के द्वारा डीलर को, क्या वो इसलिए दिया जा रहा है कि डीलर कोई प्रमोशनल कैंपेन चलाएगा या फिर कोई एडिशनल एक्टिविटी करेगा। यदि आप जीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे सब सेक्शन 3 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उसे सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यदि डिस्काउंट सप्लाई करने से पहले या फिर सप्लाई करने के टाइम पे दिए जाते हैं तो उस केस में उन डिस्काउंट को इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन यदि डिस्काउंट सप्लाई करने के बाद दिए जा रहे हैं तो उस केस में वो वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन इस केस में आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सप्लाई करने से पहले या फिर सप्लाई करने के टाइम में आपने एंटर किया हो, और जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो रेलेवेंट इनवॉइस से आपको लिंक करने होंगे। इसके अलावा जो डिस्काउंट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो भी रिसिपिएंट को रिवर्स करना होगा उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जो कि सप्लायर इशू करेगा। अब सीबीआईसी ने सर्कुलर के द्वारा डाउट को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला डाउट था कि यदि पोस्ट सेल डिस्काउंट सप्लायर ऑफ गुड्स के द्वारा डीलर को दिए जाते हैं जहां पे कि डीलर को कोई एक्शन नहीं लेना है और ना ही उसका कोई ऑब्लिगेशन होता है, तो क्या उन डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिस्काउंट है वो ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए इन डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा डाउट जो सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है वो ये है कि यदि गुड्स का सप्लायर डीलर को सेल करने के बाद डिस्काउंट देता है जिसे कि पोस्ट सेल इंसेंटिव भी कहा जाता है, जिसमें कि डीलर को कुछ काम करना होता है जैसे कि स्पेशल सेल करनी होती है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना होता है या फिर एग्जीबिशन के लिए, तो क्या इस एडिशनल डिस्काउंट को वैल्यू सप्लाई से रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बारे में सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि इस केस में इसे सेपरेट ट्रांजेक्शन्स ट्रीट किया जाएगा और जो डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है उसे कंसीडरेशन माना जाएगा। इस केस में माना जाएगा कि जो डीलर है वो गुड्स के सप्लायर को सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, इसलिए डीलर को इस केस में जीएसटी चार्ज करना होगा जो एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है, और जो गुड्स का सप्लायर है वह इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अगला डाउट जो सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है वो ये है कि यदि सप्लायर डीलर को एडिशनल डिस्काउंट देता है ताकि डीलर आगे कस्टमर को प्राइस रिड्यूस कर सके, तो क्या ये जो एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है उसे वैल्यू सप्लाई से रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में जो एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है सप्लायर ऑफ गुड्स के द्वारा डीलर को, उसे कंसीडरेशन कहा जाएगा क्योंकि इस केस में डीलर कस्टमर को सप्लाई करेगा। इसलिए जब डीलर कस्टमर को सप्लाई करेगा तो उसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसमें एडिशनल डिस्काउंट को ऐड किया जाएगा। इस केस में कस्टमर
इसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है, यानी कि जो अमाउंट डीलर ने चार्ज किया है यदि कस्टमर 180 दिन के अंदर पेमेंट डीलर को कर देता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। अगला डाउट जो CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है वो ये है कि यदि कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के द्वारा डिस्काउंट प्रोवाइड किए गए हैं सप्लायर के द्वारा, तो क्या बायर को इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करना होगा, यानी कि GST एक्ट के अंदर क्रेडिट नोट नहीं इशू किया गया है, यानी कि GST को रिड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं जिसमें कि जो दूसरी वैल्यू है वो रिड्यूस की गई है। तो क्या ये जो डिस्काउंट दिया गया है सप्लायर के द्वारा कमर्शियल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के द्वारा, इसके मिलने के बाद रेसिपिएंट को इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करना होगा? इसके बारे में CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में डीलर को इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस केस में कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं। इसके लिए रूल 37 सब रूल 1 में सेकंड प्रोविज़न दी गई है, जिसे कि आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के जो सेकंड प्रोविज़न है उसके साथ पढ़ना है। इसलिए इस केस में यदि डीलर डिस्काउंट के बाद यानी कि पोस्ट सेल डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है यदि वो पे कर देता है और इसके साथ ही ओरिजिनल टैक्स अमाउंट जो चार्ज किया गया था इनवॉइस में वो पे कर देता है, तो उस केस में उसे ITC को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है पोस्ट सेल डिस्काउंट पर। यह सेक्शन 16 CGST 2017 जो कि बताता है कि इनपुट एज क्रेडिट को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे सब सेक्शन 2 के अंतर्गत सेकंड प्रोविज़न दी गई है जो क्या कहती है कि यदि रिसिपिएंट सप्लायर ऑफ गुड्स को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो जो इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया गया है रेसिपिएंट के द्वारा वो उसे रिवर्स करना होगा और इसके साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसके अलावा GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 15 दिया गया है जो कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई से डील करता है। यहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है जो कि ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा। यहाँ पे सब क्लोज B दिया गया है जो कि ये कहता है कि यदि कोई अमाउंट सप्लायर को पे करना था सप्लाई से रिलेटेड, लेकिन जो रिसिपिएंट के द्वारा इनकर किया जाता है और जो प्राइस चार्ज किया गया है गुड्स या फिर सब्सिडी में उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, तो वो प्राइस जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही रूल 37 दिया गया CGST रूल 2017 जो कि ये बताता है कि यदि कंसीडरेशन की पेमेंट नहीं की जाती है तो इनपुट एज क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। यहाँ पे रूल 37(1) के अंतर्गत सेकंड प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज B के अंतर्गत सप्लाई में कोई अमाउंट ऐड किया गया है तो उसे पे करने की आवश्यकता नहीं है एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविज़न। इस प्रकार यदि कमर्शियल क्रेडिट नोट या फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के जरिए पोस्ट सेल डिस्काउंट दिए गए हैं तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है। इस प्रकार रेसिपिएंट को कमर्शियल क्रेडिट या फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पर जो पोस्ट सेल डिस्काउंट मिला है उससे रिलेटेड जो इनपुट एज क्रेडिट है उसको रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए सप्लायर एक इनवॉइस इशू करता है जिसमें कि 1000 रुपये चार्ज करता है IGST 12% और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इस इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है GST एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का क्रेडिट नोट इशू किया गया है तो 12 रुपये का IGST जो है लगाया गया है तो 112 रुपये का क्रेडिट नोट इशू किया गया है। तो जब रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री करेंगे इनवर्ट सप्लाई की तो उसके इसमें जो 1000 रुपीज़ पे 120 रुपीज़ ऐड हुए हैं 1120 इसकी इनवर्ट सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद जो क्रेडिट नोट इशू किया गया है वो अमाउंट जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और जो IGST आपने लिया है वो आपको रिवर्स करना होगा। क्रेडिट नोट GST एक्ट के अंतर्गत इशू किया गया है तो ये अमाउंट जो है बैलेंस आपको 180 दिन के अंदर पे करना है। यदि आप पे कर देते हैं तो आप 108 रुपये का जो IGST है वो क्लेम कर सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो सप्लायर है उसने इनवॉइस तो रेज़ की है विद GST, लेकिन जो क्रेडिट नोट है वो कमर्शियल क्रेडिट नोट है क्योंकि इस केस में एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बाद में डिस्काउंट दे देता है सप्लायर बायर को 100 रुपीज़ का। ये कमर्शियल क्रेडिट नोट है, यहाँ पे GST रिड्यूस नहीं किया गया है इस क्रेडिट नोट में। तो उस केस में जो रिसिपिएंट होगा यानी कि बायर होगा उसके बुक्स में एंट्री होगी 1000 प्लस 120 1120। इस केस में जो क्रेडिट नोट कमर्शियल इशू किया गया है उससे इनवॉइस की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 900 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ पे IGST रिड्यूस नहीं किया जाएगा क्योंकि क्रेडिट नोट में IGST नहीं रिड्यूस किया गया है तो 120 रुपीज़। यदि 900 रुपीज़ और 120 रुपीज़ पे कर दिए जाते हैं 180 डेज़ के अंदर तो उस केस में आप
जो है पूरा इनपुट एज क्रेडिट IGST का क्लेम कर सकते हैं 120 रुपीज़। आप सर्कुलर नंबर 105/24/2019 GST को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।